भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज फिर से हम भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग से संबंधित कुछ नए समाचारों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीआई। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अर्थात भीम है, छोटा भीम, बड़ा भीम, फोन पे, ये सब आपके यूपीआई में चलते हैं। पहली खबर है बैंकिंग जगत के यूपीआई से। देखिए, ऊपर मैंने हिंदी में लिखा है, अगर आपको अनुवाद देखने का मन है तो उसका अंग्रेजी भी है, पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ऑन डिमांड। देखिए, बैंकों ने यूपीआई लेन देन की सीमा निर्धारित की, अर्थात यूपीआई में अभी तक कोई सीमा नहीं थी कि आप प्रतिदिन कितना लेन देन कर सकते हैं, कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बैंकों ने उसका एक हिसाब किताब रखा है। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो संस्थान है जिसने यूपीआई की प्रणाली शुरू की, इन्होंने शुरू कब किया था? 2016 में। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, या फिर कह सकते हैं एक प्रश्न है। 2016 में यूपीआई की शुरुआत की गई थी और इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इसमें देखिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन सन 2022 अभी बीता है ना, वित्त वर्ष देखते हैं 1 मार्च से 31 अप्रैल तक, कितना था? 149,149.5, मतलब 149 ट्रिलियन रुपया, मिलियन, बिलियन और फिर ट्रिलियन होता है, इतना ट्रांजेक्शन हुआ था। यह भी एक प्रश्न है। सन 2022 में यूपीआई से लगभग इतना ट्रिलियन का लेन देन हुआ है। जो अब इसके बाद बैंकों ने देखा कि भाई ट्रांजेक्शन तो बहुत हो रहा है, तो अब थोड़ा बहुत इसमें रोक लगना चाहिए, क्योंकि यूपीआई फ्री है, इसमें पैसे तो आपको देने नहीं पड़ते हैं। तो इस आधार पर अब जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है, एनपीसीआई जिसने यूपीआई का निर्धारण किया है, उसने कहा है प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया है। मतलब 1 लाख रुपया इतना तो नहीं भेजते, मन है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई कहते हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इसके बाद गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, ये सब वॉलेट वाली कंपनियां हैं। इन्होंने 1 लाख रुपया प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी है। मतलब आप इन बैंकों में अगर खाता है तो आप प्रतिदिन 1 लाख का ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद एक आईसीआईसी बैंक है, इसने कहा है नहीं जी, आप तो यूपीआई से 10,000 से अधिक प्रतिदिन ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये 6 तारीख से प्रभावी है, 6 जून से। और इसके बाद इन्होंने कहा आप प्रतिदिन अधिकतम 20 लेन देन ही कर पाएंगे। 20 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो बैंक वाले आपके ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देंगे या उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब यूपीआई से संबंधित कुछ और चीज जो आपको जानना चाहिए। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है यूपीआई को। इसमें कुल 447 बैंक जुड़े हुए हैं आज तक। इसके बाद है, ये मैंने लिया है एनपीसीआई के आधिकारिक वेबसाइट से लिया है, और ये आधिकारिक अर्थात ऑथेंटिक जानकारी है। इसके बाद एक आता है आईएमपीएस। आप जब मनी ट्रांसफर करेंगे ऑनलाइन, आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें 749 बैंक्स हैं। बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास है। इसके बाद है नाच। वो नाच बसंती नाच वाला नहीं है, ठीक है। नाच का मतलब है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, अर्थात एक बैंक से दूसरे बैंक में जब आप चेक देते हैं तो वहां ये नाच का प्रयोग होता है। और इसमें क्रेडिट जो है वो 1340 प्रणाली इसमें जुड़ी हुई है। इसके बाद आते हैं एईपीएस। आप देखे होंगे निकलते हैं, खासकर मैंने सूरत में ज्यादा देखा है कि आधार से पैसे निकलवाएं, अंगूठा लगाइए और पैसे ले लीजिए। इसे कहा जाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। इसमें एंटिटीज मतलब संस्थान जुड़े हुए हैं 138, फोन पे, गूगल पे, ये पे, वो पे, सारे जुड़े हुए हैं। इसके बाद है एनएफसी, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। एक स्विच होता है, ऑफ ऑन करने वाला नहीं, ट्रांसफर के लिए स्विच का प्रयोग होता है। और इसके कुल 1246 मेंबर बैंक हैं। इसके बाद आता है रूपे। ये इसने तो धुआं मचा रखा है पूरे विश्व में, क्योंकि वीजा चलता था, मास्टर चलता था, मैस्ट्रो चलता था, उन सब को ये पीछे छोड़ रही है। और इसमें 1235 बैंक जुड़े हुए हैं। रुपए को लेकर के एक बार अमेरिका ने भी कहा था कि भारत रुपए का प्रचार कर रहा है। जो वर्ल्ड ट्रेड की ट्रीटी संधि हुई है उसमें यह है कि आप अपनी चीजों का
संरक्षण नहीं करेंगे, मतलब दूसरे को दबाएंगे नहीं, तो उसका भारत ने जवाब दिया था। तो रुपए, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी, अंग्रेजी हिंदी साथ चलेगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जून 2016 से मौद्रिक नीति के लिए एक समिति बनाई और इस समिति का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति और समिति ये क्या करती है? ब्याज दर निर्धारित करती है। जैसे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट का रेट कुछ दिन पहले बढ़ गया था, आप लोन लेने जाते हैं उसका रेट बढ़ा था। ये सारी चीजें आप अपने मन से नहीं कर सकते, ये भारतीय रिजर्व बैंक की समिति आपको सुझाव देती है। तो भारत में ब्याज दर निर्धारित करने वाली ये संस्था है। अब ये जो संस्था है इसके मेंबर्स कितने होते हैं? तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, ओनली 6, ठीक है। 6 सदस्यों का काम क्या है या उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? देखिए, कमिटी में हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हूं, अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो अंग्रेजी से पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें 3 जो होते हैं वे होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं और भारत सरकार द्वारा नामित 3 बाहरी सदस्य होते हैं, मतलब किन्हीं अन्य संस्थानों के। इसमें मौद्रिक नीति की समिति की जो बैठक होती है 1 वर्ष में कम से कम 4 बार, मतलब इसको क्वार्टरली कहा जाएगा, ठीक है। हर तिमाही एक बैठक आवश्यक है, विशेषतः हर तिमाही मैंने लिखा है। और ये जो बैठक होती है इसमें क्या चर्चा किया जाता है? इसमें जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय पर बहुमत, मतलब वोटिंग होती है। 6 आदमी है तो मैं कहूं जी बढ़ा दीजिए 15%, नहीं आप नहीं बढ़ा सकते। 6 आदमी में वोटिंग होगी और बहुमत साबित होने पर ही इस पर आप कोई निर्णय ले सकते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वे वोट नहीं डालते हैं। जब मामला टाई पे आता है, दोनों के बीच में जाता है, डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी विद द गवर्नमेंट, और टाई हो, अगर समान मत हो तभी गवर्नर अपना मत देते हैं, अन्यथा बहुमत से ही पारित हो जाती है चीजें। आइए थोड़ी सी और इसके ऊपर चर्चा करें, इसकी संरचना के संबंध में थोड़ी सी जानकारी साझा करें। इसकी संरचना कैसे होती है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के संस्थापन के लिए 1934 में संशोधन बना था। इसे बाद में संशोधित वित्त अधिनियम इंडिया भारत 2016 अर्थात 2016 में संशोधित किया गया है और इसलिए किया गया है कि ये मौद्रिक नीति समिति जो है इसका गठन किया जा सके, क्योंकि इसके पहले तक तो कुछ निश्चित था ही नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जब चाहा तब कह दिया इतना बढ़ा दो इतना घटा दो, तो चूंकि चीजों को ढंग से करने के लिए, तो इसमें फिर इन्होंने क्या किया, मौद्रिक नीति निर्धारण में पारदर्शिता भी जरूरी है और इसके लिए इस एक्ट में बदलाव किया गया। अब इस नीति के गठन के लिए देखिए, नीति कुछ भी आप सरकारी काम करते हैं तो उसमें एक सलाहकार समिति होती है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक उर्जित पटेल समिति हुई थी। उर्जित पटेल समिति ने यह मनोनीत किया था, यह रिकमेंड किया था कि इसके लिए मौद्रिक नीति बने और फिर बनी। इस समिति में 6 सदस्य मैंने बताया, ठीक है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 3 और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 3 होंगे, यह मैं पहले बता चुका हूं। अब इनके कार्यकाल की बात कर ले। ये जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल मतलब कितने साल नौकरी कर सकते हैं, तो ये 4 वर्ष का होता है, जो बाहर से आते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं, और 4 साल के बाद दोबारा चुनाव में आप नहीं आ सकते। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप 2 बार खड़े हो सकते हैं, तीसरी बार नहीं हो सकते। वही हाल यहाँ है, एक बार अगर आप इस समिति के सदस्य हैं तो दोबारा आप नहीं बन सकते। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी में भी आप पढ़ते चलिएगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की इस समिति के अलावा मौद्रिक नीति विभाग एक है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट बोलते हैं, एमपीडी एब्रिविएशन में ये सब आएगा। मौद्रिक नीति विभाग होती है, ये क्या करती है कि मौद्रिक नीति मतलब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके निर्धारण में यह सहयोग करती है। उसके बाद वित्तीय बाजार संचालन विभाग, इसको अंग्रेजी में कहें फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट, FMOD एब्रिविएशन रट लीजिएगा।
FMOD ये क्या करती है कि मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करती है। जैसे मान लीजिए यह निर्णय हुआ कि इतना प्रतिशत ब्याज दर रहेगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके संबंध में बहुत सारी चीजें होती है, उसका कार्य यह करती है। उसके बाद क्या होता है, एक और है जो अगली समिति है, फाइनेंशियल मार्केट्स कमेटी, FMC बोलते हैं इसको। परिसमापन, ये समीक्षा के लिए वित्तीय बाजार समिति बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि डेली रिव्यू करती है लिक्विडिटी कंडीशन, अर्थात परिसमापन, बाजार की जो स्थिति है उसकी रोज समीक्षा करती है और उसके अनुसार यह अपना निर्णय देती है। और फिलहाल चलते चलते ये जो हमारी मौद्रिक नीति की जो समिति है, इसके जो सदस्य हैं उनके बारे में जरा जान लें। देखिए, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन को बोलते हैं एक्स ऑफिसियो। ये एक्स ऑफिसियो ये चेयरपर्सन होते हैं, यहां शुरू होता है। और चेयरपर्सन रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है, आपको पता होगा, शक्तिकांत दास। उसके बाद जो अगले सदस्य हैं, बैंक के जो उप गवर्नर बोला जाता है, उप गवर्नर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनको राज्यपाल मत कहिएगा, आप लोग गवर्नर ही कहिएगा, ठीक है। तो ये हैं बैंक के जो उप गवर्नर हैं, मौद्रिक नीति के प्रभारी होते हैं, माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। पात्रा कहते हैं, माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। उसके बाद बैंक के कार्यकारी निदेशक जो हैं वो मौद्रिक नीति के प्रभारी होते हैं, उनका नाम है राजीव रंजन। इसके बाद आशिमा गोयल जी हैं, ये हैं प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार। आशिमा गोयल जो हैं वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उसके बाद शशांक भिड़े जी हैं, वो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार हैं, अर्थात ये दोनों लोग बाहर के मनोनीत सदस्य हैं। और इसके बाद जो तीसरे हैं वो जयराम वर्मा जी हैं, IIM भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में है, ये उसमें प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर हैं। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी और UPI के बारे में मैंने जितनी जानकारी दी, मुझे लगता है यह आज की चर्चा के लिए काफी है। अगली चर्चा में फिर कुछ और बैंकिंग और करंट अफेयर के सवाल लेकर के आएंगे। अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से भी साझा करिए, क्योंकि मिल बांट के नौकरी पाने में ज़्यादा आनंद आता है अकेले करने की बजाय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।